नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी रमन कुमार। देखिए, बिहार में अब हार जीत के फैसले के बाद इस बात की विवेचना चल रही है कि आखिर हार हुई तो कैसे और जीत हुई तो कैसे। हार खास तौर पर लोगों को अपनी तरफ खींचता है कि आखिर क्या वजहें रह गई। तेजस्वी यादव, जो कि कहा जा रहा था एग्जिट पोल्स में सबसे आगे चल रहे हैं, तो वो हार कैसे गए। और एक जनरल धारणा बन गई है बिहार में और कहा यही जा रहा है कि दरअसल तेजस्वी अगर हारे तो वो ओवैसी की वजह से, क्योंकि ओवैसी ने सीमांचल में अपने पक्ष में मतों का ध्रुवीकरण कर दिया और वो सेक्युलर खेमे के मत थे और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को वहां फायदा हुआ। यहां बताते चले आपको कि सबसे बेहतर प्रदर्शन एनडीए का तीसरे फेज में ही हुआ है, तो ऐसे में लाजमी है ये बात सामने आ सकती है। लेकिन यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप बारीकी से देखें तो आप पाएंगे कि मात्र एक वजह ओवैसी के सिर ठीकरा फोड़ देना उचित नहीं होगा। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दोष रमण उनका भी है जो मैनेज कर रहे थे आरजेडी का पूरा जो पोल प्रबंधन था, और वजह एक नहीं, केवल ओवैसी नहीं हो सकते। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रोजेक्शन काफी अच्छा था तेजस्वी यादव का। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में बाकी विवादित मुद्दों को छोड़कर सिर्फ एक जनसभा में उन्होंने कहा बाबू साहब वाला, और कहा जा रहा है कि उस एक बयान के चलते उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ और जो अगड़ी जातियों के मतदाता हैं उनके मन में आया कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं वही बात चल रही है जो 15 साल पहले लालू प्रसाद यादव के मन में चलती थी। क्योंकि जो बड़ी भीड़ आ रही थी, उस भीड़ को देखकर इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई है कि उस बयान के बाद जो अगड़ी जातियों के मतदाता हैं, लोग हैं, उनके मन में ऐसी भावना सामने आ रही थी कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो हमारे लोग या हम हाशिए पर चले जाएंगे, फिर से एक वो दौर उभर कर सामने आ सकता है। इसलिए तेजस्वी यादव ने अपने आप को जो मुस्लिम यादव वोट बैंक है, और कुछ तौर पर जो नौकरी का उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, उन नौकरियों को पाने के लिए युवाओं में एक जिज्ञासा जगी कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें रोजगार मिल सकता, हमें नौकरियां मिल सकती है, और हर एक जनसभा में इस बात को वो भुनाते रहे। लेकिन साथ ही साथ महिलाओं के बारे में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बातें करते थे, जिस तरीके से नीतीश कुमार बातें करते थे, हर एक जनसभा में मैंने सुना उनके भाषण को, हर एक जनसभा में महिलाओं के लिए क्या क्या किया, ये बातें वो लगातार पहले वो जो पॉइंट आपने कहा उस पर बात कर लेते हैं। रमन कह रहे हैं कि एक पारंपरिक रूप से जो वोट बैंक मानकर चला जाता है MY को, उसको तोड़ने की कोशिश होनी चाहिए थी और उस कोशिश को करते भी नजर तेजस्वी आए। लेकिन बाबू साहब वाला एक बयान उनकी तरफ से चला गया और वो बयान घातक सिद्ध हुआ। ये कई सीटों पर राजपूत समाज के वोटों को उनसे दूर ले गया, एक बहुत बड़ी वजह है और बहुत सतही तरीके से लोगों ने इसको छुआ। लेकिन ये अपने आप में बड़ी वजह कई जगहों पर हुई होगी। लेकिन खास तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि MY समीकरण के अलावा वो जो EBC हैं, जो अत्यंत पिछड़ा हैं, वो वोट बैंक, खास तौर पर वैसा वोट बैंक जिसका कि अपना कोई प्रतिनिधि नेता नहीं है और जिसको बहुत अच्छे तरीके से कैपिटलाइज कर लिया है नीतीश कुमार ने, शायद उसमें नहीं घुस पाए तेजस्वी, जिसे अति पिछड़ा हम कहते हैं, और जिसमें बड़े खास तौर से OBC का वो वर्ग जिसका कि यूँ कह सकते हैं कि हम नेता यादव और कुर्मी समाज होते हैं, उस वर्ग में EBC में नहीं घुस पाना, क्या आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है? देखिए, लालू प्रसाद यादव ने जो समीकरण बनाया था 15 साल के दौरान, उसी समीकरण को ध्वस्त करके या उसी समीकरण को तोड़कर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। और पहली बार जब बने थे उतनी बड़ी कामयाबी उनको नहीं मिली थी, लेकिन जो काम उन्होंने किया उस काम के दम पर, और खास तौर पर आरक्षण के मुद्दे पर वो लगातार हर एक जनसभा में वो कहते थे कि महिलाओं को हमने पंचायत में आरक्षण दिया, OBC को अति पिछड़ी जाति को इतना आरक्षण दिया, जो महादलित हैं, जिस पर हमेशा ऐसा कहा जाता था कि लोक जनशक्ति पार्टी या रामविलास पासवान कहते थे कि दलित वर्ग जो है हमारे साथ है, उसमें से उन्होंने महादलित को अलग करके अपने खेमे में लाने की कोशिश भी की और कामयाब भी हुए। तो उस चीज को कहीं ना कहीं महसूस नहीं किया गया या उस तरीके से उनको प्रभावित किया जाए, ये तेजस्वी यादव या उनकी टीम के लोगों ने अहमियत नहीं समझी और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। क्योंकि बड़ी तादाद में आपने देखा कि बीजेपी
के समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया और कल ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा वोट बैंक, तो जिस वोट बैंक की बात वो लगातार अपनी जनसभा में करते थे, उसी वोट बैंक को उनको मिलने में कामयाबी मिली। यानी कि वो जो ईबीसी का वोट बैंक है, अति पिछड़ा, पिछड़ों में जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े, उनका वोट बैंक अभी भी नीतीश कुमार या एनडीए के साथ है, उसमें घुस नहीं पाए तेजस्वी। एक बहुत बड़ी वजह ये हो जाती है। और लार्जली एमवाई का जो उनका एक हिसाब किताब था वही रह जाता है, उसमें कुछ युवा वोट जुड़ जाते हैं, जातियां उनसे जुड़ी नहीं। हाँ, कुछ वोट जो राजपूत समाज के थे वो छिटक गए, एक बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह जो बात हो रही है, आज एक्सिस माई इंडिया के जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो सबसे सही कहते हैं कि माने जाते थे, लेकिन गलत हो गया उनका भी। तो वो कह रहे थे कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत था उसको उन्होंने काउंट नहीं किया अपने कैलकुलेशन में, और ये शायद लगता भी है विश्वसनीय। देखिए, ओवरऑल जो मत प्रतिशत आया है उसमें 59% महिलाओं का वोट है और 55% पुरुषों का वोट है, 57% के आसपास एवरेज वोट है। ये जो 4% महिलाओं का एक्स्ट्रा वोट है, आपको लगता है ये सीधी तरीके से एनडीए के फेवर में जाकर खड़ा हो गया? चाहे वो वजह नशाबंदी हुई हो या फिर वो शुरुआती वजह हो, साइकिल देना, बस्ता देना, बच्चियों को स्कूल भेजना, इन सब की वजह से आपको लगता है कि महिला वोट बैंक वो तेजस्वी से दूर रहा? देखिए, 3 चरण का मतदान बिहार में हुआ, उसमें से पहले चरण में 1% जो मेल वोटर्स थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन फिर महिलाओं के वोट देने की संख्या दूसरे फेज में बढ़ी और सबसे ज़्यादा तीसरे फेज में हुई। यानी कि 2 फेज, दूसरा और तीसरा फेज, ये एनडीए के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण था कि महिलाएं बड़ी तादाद में सामने आई, चाहे वो नरेंद्र मोदी की वजह से, नीतीश कुमार की वजह से, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी जनसभा में 30% जो उनके भाषण का हिस्सा था वो महिलाओं पे केंद्रित करके वो बोलते थे, और शराबबंदी का जिक्र भी हमेशा करते थे कि शराबबंदी के बारे में जो बातें कही जा रही है या जो बड़े पैमाने पे कहा जा रहा है कि नुकसान हुआ है, वो ऐसे लोग हैं जो व्यापारी टाइप के लोग हैं, जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं। क्योंकि महिलाओं से बात करने के बाद ही, उनकी तकलीफ़ों को देखने के बाद ही मैंने इतना बड़ा फैसला लिया था, शराबबंदी कानून को लागू किया, और अब हर एक जगह से यही रिपोर्ट आई है कि परिवार के लोग, महिलाएं काफ़ी खुश हैं। एक तो इस बात को महिलाओं ने भी स्वीकार किया। दूसरी बात कि जो एक बड़ा तबका था, जो लालू प्रसाद यादव के राज को या 15 साल के शासन के दौरान जो कानून व्यवस्था की हालत थी, उसमें एक जो दिक्कत आ रही थी या जो कानून व्यवस्था के चलते महिलाओं को बाहर निकलने में असुविधा हो रही थी, उस चीज़ को भी महसूस कराने की कोशिश बीजेपी और जेडीयू की तरफ से हुई और उसमें भी कामयाबी मिली। क्योंकि महिलाएं अगर बड़ी तादाद में 15 साल के बाद भी बीजेपी और जेडीयू को वोट दे रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें वो मिल रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये सरकार फिर से नहीं आई तो जो उन्हें मिल रहा है वो खो सकते हैं। तो जैसा आपने आंकड़ा दिया, पहले चरण के मतदान में 1% ज़्यादा वोट मिला पुरुषों का ओवरऑल, और वो जाहिर है कि वो वोट जो है वो जा रहा था महागठबंधन को, क्योंकि जो नतीजे भी आए हैं उसमें 71 में 47-48 सीटें चली गई हैं महागठबंधन को। लेकिन दूसरे चरण से फिर चीज़ें पलटनी शुरू हो जाती हैं और आखिर में तो ये स्थिति हो जाती है कि 78 सीटों में से जो एनडीए है वो अधिकतर करीब 53 सीटें वो जीत लेती है। यानी कि वो जो आखिरी चरण है उसमें बताया ये भी गया है एक्सिस माई इंडिया वालों की तरफ से कि 10% महिलाएं वोट की हैं, ज़्यादा वोट किए हैं पुरुषों से। तो यानी कि ये सारी की सारी महिला वोट्स जो हैं वो एक तरह से पूरी तरह से एनडीए में गई हैं। तो ये एक फैक्टर भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको लगता है कि महिला नेतृत्व को उस तरह से सामने नहीं लाना, तेजस्वी चलिए ठीक है, वो एक डार्लिंग ऑफ क्राउड जिसको हम कह सकते हैं, वो एक सर्वमान्य नेता की तरह थे सामने, लेकिन ये जो नोशन है बिहार में कि आरजेडी आएगी तो मुश्किल हो जाएगी कानून व्यवस्था, महिलाओं का निकलना सड़क पर, इसके लिए आपको लगता है कि उसी परिवार से शायद किसी महिला को तेजस्वी के साथ सामने आना, मीसा भारती को आना या कोई और, या फिर पार्टी की तरफ से कोई महिला नेता का सामने आना, शायद ये एक बड़ी गलती थी? देखिए, महिला नेतृत्व में ना तो आरजेडी के पास कोई ऐसा चेहरा है, ना जनता दल यू के पास ऐसा कोई चेहरा है, ना बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा है कि अगर वो उनको बिहार में घुमाती तो उनकी बातों पे बिहार की महिलाएं भरोसा करती। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान जो महिलाओं को दिया गया, उनको चूल्हा, गैस चूल्हा दिया गया या कई योजनाओं से उनको लाभ मिला,
एक ही घर में हमने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं कि एक ही घर में पुरुष कह रहा है कि मैं आरजेडी को वोट दूंगा और महिलाएं कह रही है कि मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। जिस जनसभा में नरेंद्र मोदी ने उस महिला का जिक्र किया कि महिला ने कहा कि वोट हम नहीं देंगे मोदी को तो किसको देंगे, मोदी हमको ये दिया ये दिया ये दिया, और कुछ ही देर के बाद आपने देखा कि वो वीडियो भी उस महिला का सामने आया। उस वीडियो से भी एक विश्वसनीयता सामने आई कि मोदी अपने काम के दम पे जो सरकार ने उनको दिया है उसके दम पर वोट मांग रहे हैं। और आरजेडी पिछले 15 साल के शासन की याद ताजा ना हो जाए उसको भुलाने की कोशिश वो लगातार कर रही है। बार बार वो कह रही है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन 10 लाख रोजगार देने के वायदे पर जनता, एमवाय के मतदाता भले ही ज़्यादा भरोसा करें, लेकिन बाकी लोगों को वो भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा था कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि पैसा कहाँ से लाओगे, या बीजेपी कह रही थी कि ये जो वायदा उन्होंने किया है या जो बार बार अपनी जनसभाओं में ये बात कह रहे हैं वो कभी भी फलीभूत नहीं होगा, वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये ठीक ऐसा वायदा है कि सत्ता में आने के लिए वो सब विभाग दिखा रहे हैं। यानी कि एक था वादा जो पूरा किया जा चुका था, और ख़ासतौर पर महिलाओं से कि आपको हमने गैस भी दिया, आपको हमने फला दिया, आपको हमने चना दिया, आपको अनाज दिया, तमाम राज्य सरकार की तरफ से लाभ दिए। वहीं दूसरी तरफ कि हम आपको देंगे, तो ये दोनों के बीच का अंतर महिलाओं ने ज़्यादा विश्वास एनडीए पर कर लिया। चलिए, और एक और महत्वपूर्ण बात जो रमन चर्चा में है वो ये है कि तेजस्वी यादव ने आखिरकार कांग्रेस को इतना ओवर एस्टिमेट कर लिया क्या? 70 सीटें उनको दे दी, तो लालू यादव ने 2015 में उन्हें 40 सीटें दी थी। 30 सीटें एक्स्ट्रा उन्हें देने का मतलब क्या था? क्या आपको लगता है कि ये एक वजह है हार की? बिल्कुल वजह है हार की, और ये अभी तक आरजेडी के बड़े नेता इस बात को सामने नहीं रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ही इसे उठाना शुरू कर दिया है, इस बात को सामने रखना शुरू कर दिया। आज तारिक अनवर ने ये बात कही कि हमारी वजह से, कांग्रेस की वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। जो विश्लेषण में लगातार ये चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस के चलते महागठबंधन या तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बने, क्योंकि 70 सीटों में सिर्फ 19 सीटें, 51 हार गए, 51 सीटें हार गई। और उसके मुकाबले अगर लेफ्ट पार्टीज की बात करें तो उनसे कम सीटों के बाद भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। ऐसे में अब ये बिल्कुल वजह रही। लेकिन आपको याद होगा कि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उस वक्त मृत्युंजय तिवारी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सारे मीडिया को बयान दिया, इंटरव्यूज़ दिए कि 50 से 51 सीट पे कांग्रेस को हमने दिया है, कांग्रेस को लड़ना है तो लड़े। वो बात लालू प्रसाद यादव के कहने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने पब्लिक डोमेन में लाया, क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने दिक्कत ये थी कि उनके पिता जिनका बिहार में या पूरे देश में एक बड़ी पहचान है और जिनके दम पर 15 साल आरजेडी ने राज किया वहाँ पे, वो जेल में लगातार बंद है। अभी कांग्रेस पार्टी ने हर एक मौके पे लालू यादव का, आरजेडी का साथ दिया। राहुल गांधी लगातार तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखते रहे। दूसरी तरफ कुछ और जो चीज़ें होती है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो सामग्री होती है, जैसे हेलीकॉप्टर्स हो गई और ऐसे संसाधन हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने वो भी ऑफर किया कि हम आपको मुहैया कराएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है और भी कुछ जगह है, तो संसाधन से मदद की। और तेजस्वी यादव को लगा कि अगर ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को भी हम छोड़ देंगे तो बाद में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी को जितनी सीट बनती थी उससे भी ज्यादा देने पर तेजस्वी यादव मान गए। वैसे तो किंतु परंतु अगर मगर की बातें हैं, लेकिन आपको लगता है लेफ्ट को ज्यादा दिया गया होता और वीआईपी और हम को अपनी तरफ रखने की चेष्टा की गई होती तो ये एक स्ट्रैटेजिक एरर है, क्योंकि वीआईपी और हम तो इधर ही बैठे हुए थे और उनको निकलने दिया गया और उन्हें जाकर के एनडीए में शामिल होने का अवसर मिला और एनडीए ने खासा इस्तेमाल जो कि उन्हें करना चाहिए था उनके वोट बैंक का किया। तो आपको लगता है कि लेफ्ट को कम वोट देना, हम और वीआईपी को अपने पाले से निकल जाने देना, ये भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक एरर है जिसकी वजह से तेजस्वी को मुंह की खानी पड़ी? देखिए, कई सीटों पर लेफ्ट को सीट देने के चलते आरजेडी के प्रत्याशी जो कि बड़े प्रत्याशी थे वो चुनाव नहीं लड़ पाए। श्याम रजक की बात करें जो कि जेडीयू से यहाँ पे आए, आरजेडी में आए और उनको वो सीट नहीं मिली क्योंकि वो सीट चली गई लेफ्ट को। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी थी कि उपेंद्र कुशवाहा हों या जीतन राम मांझी हों
ये बहुत ज़्यादा वोट कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, इनसे लाभ नहीं होगा। इसीलिए ज़्यादा सीटों पर लेफ्ट को, खासतौर पर माले को लड़वाया जाए, माले को साथ रखा जाए। लेकिन वीआईपी में एक थोड़ी बहुत दिक्कत, कन्फ्यूजन थी किसी बात को लेकर, क्योंकि वीआईपी के नेता मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, बाद में उन्होंने कहा कि मेरे साथ दगाबाजी हुई। उन्होंने, अगर बात नहीं बनती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की परिस्थिति सामने दिखी वो अवॉइड कोई भी नेता, कोई भी पार्टी करती है। लेकिन चाहे जो भी हुआ, अब चूंकि जो जीतने वाला गठबंधन होता है, अगर उसके साथ आप लड़िए तो पार्टी को फायदा होता है। क्योंकि जीतन राम मांझी खुद भी चुनाव कितनी बार हार गए, इतने बड़े नेता थे, खुद तो चुनाव जीत जाते, खुद भी कितनी बार चुनाव हार गए, मुकेश सहनी खुद भी चुनाव हार गए। लेकिन अब चूंकि एनडीए का बिहार में परफॉर्मेंस अच्छा रहा, इसीलिए मुकेश सहनी को 4 सीट मिल गई, जीतन राम मांझी को सीट मिल गई। अगर जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा या वीआईपी पार्टी महागठबंधन के साथ रहती तो शायद ना तो कांग्रेस को इतनी सीट मिल पाती, ना लेफ्ट पार्टीज को इतनी सीट मिल पाती, और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया। और फाइनली ओवैसी का फैक्टर देखिए, जो हार और जीत का फासला बहुत कम है, तो कहा जा रहा है कि सीमांचल में सीटें ओवैसी ने जो लड़ी वहां पर नुकसान सीधे आरजेडी को हुआ। ओवैसी ने 5 सीटें जीती हैं और नुकसान कहा यह जा रहा है कि कुछ 6-8 सीटों पर हुआ है, क्योंकि 9 सीटें उस 20 सीट जो लड़े थे मजलिस वाले, उसमें से महागठबंधन ने जीती हैं। लेकिन उनका एक लार्जर इम्पैक्ट भी है जो कि सीमांचल से होता हुआ तिरहुत और मिथिलांचल तक गया, और जिस कारण से उनका नुकसान हुआ ये कहा जा रहा है। आपको लगता है कि ये ओवैसी फैक्टर जो है, इसके साथ आरजेडी को समझना पड़ेगा कि एक पार्टी है जो आ चुकी है और आप उसको किसी शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर को बालू में घुसा ले और कहीं तूफान नहीं आया है, ये तो गलत होगा। ओवैसी का अपना अच्छा खासा दबदबा है, बाई इलेक्शन वो जीत चुके थे, और ऐसे में उनकी मौजूदगी को नकारना भी गलत था। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि सीमांचल में जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी ने परफॉर्म किया और कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी के चलते आरजेडी या कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हार गए, ये बात शायद महागठबंधन के नेता को समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि भीड़ भले ही बहुत ज़्यादा जुटती है, इससे पहले भी जुटती थी, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाएगी। लेकिन जब सीमांचल में वोट से पहले रणदीप सुरजेवाला ने पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी थे, और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का तोता है। किस तरीके से तेलंगाना में इस पार्टी के 9 या 10 विधायक हैं और यहाँ पे 23 या 24 जितने सीटों पे है वो चुनाव लड़ रही है ओवैसी। इनको कहाँ से हेलीकॉप्टर आता है, इनके पास संसाधन कहाँ से आता है? साफ है ये बीजेपी के लोग इनको संसाधन मुहैया कराते हैं। मतलब इतना गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया गया, और साथ ही ये भी कहा गया कि असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में जो टीआरएस है उनके नेता बीजेपी के करीबी हैं, लेकिन ये दोनों आपस में पार्टनर हैं। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी बीजेपी का हमेशा सपोर्ट करते हैं और इन लोगों की आपस में बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरीके से वो दिखाने की वो कोशिश करते रहे, लेकिन जनता ने जो वोट दिया उसमें कांग्रेस पार्टी की दलीलों को उन्होंने नहीं माना। एक सीट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि जोकीहाट जो तस्लीमुद्दीन की सीट है, तस्लीमुद्दीन जहां से पहले लड़ते थे, फिर उन्होंने अररिया से, फिर किशनगंज से चुनाव लड़ा, और जोकीहाट सीट उन्होंने अपने बेटे को दी। तस्लीमुद्दीन का जब निधन हुआ तो उनके बेटे सरफराज आलम तस्लीमुद्दीन के संसदीय सीट से चुनाव लड़े, सांसद बने, और विधानसभा की सीट उनके दूसरे बेटे, उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा, वो विधायक बने। अब उस विधायक का टिकट सरफराज आलम में शहनवाज, जिनका नाम है, शहनवाज का टिकट सरफराज ने कटवा कर आरजेडी के टिकट पर सरफराज लड़े, क्योंकि लोकसभा का चुनाव वो हार चुके थे। और मैंने देखा कि तेजस्वी यादव वहां पहुंचे हुए थे चुनाव प्रचार में, लेकिन शहनवाज ओवैसी के टिकट पर चुनाव लड़े और अपने भाई को ही चुनाव में हराया। वो सीट जहां पे गढ़ माना जाता है, मुसलमानों का गढ़, एक तरह से जोकीहाट ही तय कर दिया बिल्कुल कि जहां जहां मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में हैं, बहुलता है, वहां पर वो प्रेफर करेंगे
ओवैसी की पार्टी को, आरजेडी को प्रेफर नहीं करेंगे। जहां जहां ओवैसी नहीं लड़ रहे हैं या फिर अपने उम्मीदवार को जिताने की स्थिति में नहीं हैं, वहां वहां आरजेडी को वोट दिया जाएगा। एक पैटर्न है जो स्पष्ट है। तो आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको प्रेडिक्ट तो करना पड़ेगा कि क्या होना है। तो सीमांचल की एक मिस रीडिंग जो है वो भी आरजेडी को कहीं ना कहीं पीछे रख गई। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जो मतों का अंतर है वो बहुत कम है। मतों का अंतर अगर आप देखें, महागठबंधन को 37.3% मत आते हैं और एनडीए को 37.5। और अगर हम वोटों के लिहाज से देखें तो 84,900 वोट, इतने ही वोट ज्यादा आए हैं एनडीए को। और देखिए उनकी सरकार बन रही है, मात्र 84,900 वोट। तो इसीलिए सिर्फ ये कह देना कि ओवैसी ही वजह हैं, जिम्मेवार हैं, यह गलत होगा। आपने ओवैसी की ताकत को मिसरीड किया और उसके अलावा आपने बहुत से फैक्टर, जैसे महिलाओं के फैक्टर, जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के फैक्टर, जैसे कांग्रेस के ओवर एस्टिमेशन का फैक्टर, ये तमाम ऐसी चीजें थी शायद जिसने मिल करके आज ये स्थिति बनाई है जिसमें कि बराबर के वोट ला करके भी तेजस्वी ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं और कम वोट ला करके भी एनडीए सत्ता में है। बिल्कुल, 15 साल के शासन के बाद अगर आप इतना अच्छा चुनाव लड़ते हैं लेकिन आपके मिस कैलकुलेशन के चलते या आपकी गलत स्ट्रेटजी के चलते अगर आप सरकार बनाने में कामयाब नहीं होते हैं तो विश्लेषण होता है कि वजह क्या क्या रही। क्योंकि आपको किसी ने असदुद्दीन ओवैसी से बात करने के लिए नहीं रोका था। आप असदुद्दीन ओवैसी से बात करते, उनको सम्मान देते, तो हो सकता है आपकी पार्टी समझौता करके जिस क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी का दबदबा था उस वहाँ पे चुनाव लड़ते तो उनको और ज़्यादा कामयाबी मिलती और वो आपको सपोर्ट करते सरकार बनाने में। लेकिन आपने अलग थलग मानकर उनको वोट कटवा बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करके, जैसे कि चिराग पासवान को लेकर बीजेपी के नेता या सुशील मोदी ने वोट कटवा कहना शुरू किया। लेकिन अलग अलग संसदीय विधानसभा क्षेत्र में आप देखें कि चिराग पासवान के उम्मीदवार को इतने कम समय में इतने वोट मिले हैं, उससे पता चलता है कि आपने मिस कैलकुलेशन किया है। इसीलिए जेडीयू को अब लग रहा है कि हमने गलती की। तो ये है वजह। और देखिए, ऐसा है कि अब विश्लेषण तो होंगे, विश्लेषण हो रहे हैं और कहा जाता है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट और पॉलिटिकल स्किल, जो ये राजनीतिक चातुर्य होता है, ये आपके वोट बैंक से भी अहम होता है। आप बड़े वोट बैंक वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल स्किल अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे तो मुश्किलें तो होंगी। लेकिन यह भी सच है कि मैन ऑफ द मैच तेजस्वी हैं, क्योंकि 31 साल उनकी उम्र है और जिस तरह से उन्होंने इस पूरी मुहिम को लीड किया और बराबरी पर अपने आप को खड़ा किया एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के सामने, तो वो भी प्रेज़वर्दी है। पर पॉलिटिकल स्किल शायद थोड़ा उन्हें और अगर मदद करता, थोड़ी और वो सीख लेते, या फिर वो उम्र के साथ जो आती है वो आ जाएगी, तो शायद उनके लिए नतीजे बेहतर हो सकते हैं। फिलहाल इतना तो कहा जा सकता है कि सिर्फ ओवैसी महागठबंधन की हार की वजह नहीं है। आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। समर्थन सहयोग लगातार अपने लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस के जरिए बनाए रखिए। नमस्कार।